हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में भगड़ाध्याय का दूसरा भाग है। भगड़ाध्याय का मतलब ग्रहों द्वारा एक कल्प में परिक्रमा के मान। इसका भाग दो। आज नक्षत्र भगड़मान। एक कल्प में नक्षत्र दिन संख्या, ये संख्या बहुत बड़ी है। 10 लाख के बाद एक कॉमा लगा दीजिए और उसके बाद जितनी भी नंबर्स हैं उनको करोड़ में बोलिए। जैसे यहां पे दिया है 1,58,223 करोड़ और उसके आगे 64,50,000। तो इसलिए ये इजी होगा बोलना और समझना। तो एक कल्प में नक्षत्र दिन संख्या 1,58,223 करोड़ 64,50,000 होती है। ये भगड़ वास्तव में पृथ्वी के हैं, जो पृथ्वी को स्थिर मानकर नक्षत्र के कहे जा रहे हैं। क्योंकि नक्षत्र तो स्थिर है, तारे तो स्थिर है, घूम तो पृथ्वी रही है। तो और नक्षत्र मान क्या होता है कि जो नक्षत्र आज हमने देखा एग्जैक्ट कल वही नक्षत्र उस टाइम पे नजर आए तो एक नक्षत्र दिन होता है। इस तरह के एक कल्प में कितने मान हुए हैं वो यहां पे दिया है। सूर्य और चंद्र दिन संख्या। सूर्य और चंद्र की दिन संख्या कैसे निकाले? नक्षत्र दिन तो हमने बता दिया। विधि दिने दिन कृति स्वा, इस श्लोक का यहां मतलब दिया है हिंदी अर्थ। एक कल्प में सौर दिवस। अब कामा के पहले लाख है 10 लाख, कामा के बाद जो भी नंबर है उसको बोलिए और बाद में करोड़ यूनिट लगा दीजिए। तो यहां पे दिया है 1,55,520 करोड़। इतने सौर दिवस हुए एक कल्प में। तथा चांद्र दिवस कितने हुए? 1,60,299, 90 लाख। इतने चांद्र दिवस हैं। और होंगे भी क्योंकि कल्प तो 432 करोड़ वर्ष का होता है। और 432 करोड़ वर्ष में अगर सौर दिवस निकालेंगे तो भाई उस वर्ष में पहले तो 12 से गुणा करिए, उसको मास में बदलिए, फिर 30 से गुणा करिए, तब ये नंबर आएगा। और चांद्र दिवस निकालने के लिए एक सौर वर्ष में 13 चंद्रमा के भगड़ होते हैं। तो एक सौर वर्ष 432 करोड़ गुणे 13 करेंगे तो चांद मास आएंगे, फिर 30 करेंगे तब ये नंबर आएगा। तो ये कैलकुलेशन सौर दिवस और चांद्र दिवस निकालने के लिए होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि एक सौर वर्ष में कितना चंद्रमा भ्रमण करता है। अब इसकी प्रूविंग नीचे जो हमने बताया वही दी हुई है। रवि भगड़ के बराबर ही सौर वर्ष मान होते हैं। रवि का एक चक्कर ही उसी को सौर वर्ष कहते हैं। अतः रवि भगड़ से मास सबसे पहले बनाएंगे। चार 432 करोड़ एक कल्प का मान होता है और एक कल्प में इतने ही भगड़ होते हैं सूर्य के। तो 432 करोड़ गुणे 12 किया तो ये मास आ गए, रवि मास। अब इस रवि मास को 30 से गुणा किया तो रवि दिन आ गए, जो कि ऊपर हमने बताया है 1,55,520 करोड़ रवि दिन एक कल्प में। चंद्र का कैलकुलेशन। कल्प चंद्र भगण। एक कल्प में चंद्र के कितने भगण होते हैं ये नंबर दिया हुआ है। कितना? कामा के पहले करोड़ में 5,775 करोड़ 33 लाख, माइनस रवि भगण, ये कितना है? 432 करोड़। और इन दोनों का डिफरेंस आया चांद्रमास। ये कितना है? 5,343 करोड़ 33 लाख। एक तो ये तरीका है कि चंद्रमास निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि चंद्रमा के जितने भगड़ हुए हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ है चंद्रमा के भगड़, और अगर नहीं दिया है तो रवि वर्ष तो पता ही है 432 करोड़, अर्थात रवि के एक कल्प में 432 करोड़ भगड़ हुए हैं। और जब रवि के इतने भगड़ होते हैं तो चंद्रमा के उसके 13 गुने होते हैं। सूर्य एक चक्कर लगाता है तो तब तक 13 चक्कर लगा लेता है चंद्रमा। तो 432 करोड़ में 13 से गुणा करें तो चंद्रमास आ जाएंगे, और 30 से गुणा करें उसी में तो आपको चांद्र दिन प्राप्त हो जाएंगे।
तो यहाँ चंद्र भगण माइनस रवि भगण बराबर चंद्रमास आया। ये भी एक फार्मूला है, इसी को हमने लिख दिया है बोल्ड लेटर्स में। चंद्र भगण माइनस रवि भगण बराबर चांद्रमास। कितने? एक कल्प में। इन मासों को 30 से गुणा करने से चांद्र दिवस प्राप्त होते हैं। चांद्रमास 5,343 करोड़ 33 लाख गुणे 30 बराबर 1,60,299 करोड़ 90 लाख। इतने चंद्रमा के दिन हुए एक कल्प में। तो यहाँ चांद्र दिन और सौर दिन निकालने का मेथड बताया गया है। और इस पूरे प्रकरण में जो मेन फार्मूला उभर के आ रहा है वो है चंद्र भगण माइनस रवि भगण बराबर चंद्रमास होता है। अगर हम इसमें यूनिट कल्प लगा देते हैं तो बोलेंगे कल्प चंद्र भगण माइनस कल्प रवि भगण बराबर कल्प में चंद्रमास। अगर हम इसमें यूनिट लगा देते हैं सौर, मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में चंद्र भगण माइनस एक वर्ष में रवि भगण बराबर एक वर्ष में चंद्रमास। अब अगला टॉपिक है कुदिन मान। कुदिन पृथ्वी का दिन, जिसे हम सावन दिन भी कहते हैं। भूदिनान सर्वेद भूपगो सप्त सप्ततिथियोत। ये श्लोक का नीचे अर्थ दिया गया है, हिंदी अर्थ है। कल्प नक्षत्र दिवस में, एक कल्प में जितने नक्षत्र दिवस हैं उनमें से सूर्य भगण घटा देने से, सूर्य के चक्करों को, एक कल्प के सूर्य चक्करों को घटा देने से कल्प सावन दिन संख्या होती है। आपको एक कल्प में सावन दिन संख्या मिलती है। और इसी को कुदिन कहते हैं। क्योंकि एक रवि वर्ष में जितने नक्षत्र भगण भ्रमण होते हैं उससे एक कम सावन दिन होता है। अब इसको हमने जो लैंग्वेज में बोला, फार्मूले में क्या होगा? कल्प के नक्षत्र दिवस माइनस कल्प में सूर्य के भगण बराबर कल्प सावन दिन। और जब इसी को एग्जाम्पल में कन्वर्ट करते हैं, कल्प की जगह एक सोलर ईयर लिया, तो एक एक सोलर ईयर में नक्षत्र दिवस कितने होंगे? सौर वर्ष में कुल नक्षत्र दिन माइनस, अब एक सौर वर्ष में सूर्य के भगण तो एक ही होता है, -1 बराबर कल्प सावन दिन की जगह क्या लिखेंगे? सौर वर्ष में सावन दिन, कुल सावन दिन एक सौर वर्ष में। तो ऊपर जनरल फार्मूला है कि कल्प में नक्षत्र दिवस माइनस कल्प में सूर्य भगण बराबर कल्प में सावन दिन संख्या। अब इसी में एक सौर वर्ष कर देते हैं, तो एक सौर वर्ष में नक्षत्र दिवस माइनस एक सौर वर्ष में एक ही भगण होता है सूर्य का, इसलिए -1 इक्वल टू एक वर्ष में सावन दिन प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी पड़ेगी। एक नक्षत्र नक्षत्र दिन संख्या कितनी होती है एक कल्प में? वो सबसे पहले वाले श्लोक में ऊपर बताया था हमने। तो वो था 1,58,223 करोड़ 64,50,000। ये नक्षत्र दिन संख्या थी। और उसमें एक कल्प में सूर्य भगवान थे 432 करोड़, उसको घटा दिया तो आपको एक कल्प के कुदिन अर्थात सावन दिन प्राप्त हो गए। ये कितने हैं? ये तो काफी बड़ी संख्या होगी क्योंकि दिन है ये। तो आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1,57,791, इतने करोड़ हैं। और फिर 64,50,000। और तो ये कुदिन या सावन दिन है एक कल्प में। अधिमास एवं 6 दिवस। लछाता देवन वेशु चंद्रा। इस श्लोक का जो यहाँ मतलब है कि एक कल्प में एक 159 करोड़ 33 लाख अधिमास होते हैं। और उसी एक कल्प में 2,508 करोड़ 25,50,000 6 दिन होते हैं। अब इसका डिटेल। अधिमास, चांद्र दिवस तथा क्षय, 6 दिन को ही अवयमान दिन भी कहते हैं। और ये किस श्लोक में है? रवे कोटिक निघ्न कृताग्रेंदु बाड़ा। इस श्लोक का नीचे डिटेल दिया है, हिंदी अर्थ। सौर मास अर्थात एक कल्प में जितने सूर्य के भगण हैं 432 करोड़ में
12 से गुणा करेंगे तो सौर मास में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 432 करोड़ गुणे 12 बराबर 5184 करोड़। ये क्या हो गए? सौर मास हो गए एक कल्प में। इसको चांद्र मास, जो कि है 5343 करोड़ 33 लाख, में से कम करने से अधिमास प्राप्त होते हैं। अर्थात चांद मास माइनस सौर मास बराबर अधिमास। अधिमास के दिनों में सौर दिन युक्त करने से चांद्र दिवस प्राप्त होते हैं। कल्प चांद्र दिन और कल्प कुदिन का अंतर कल्प अवमदिन होता है। अवमदिन अर्थात 6 दिन। 6 दिनों को उत्क्रम से चांद्र दिनों में कम करने से कल्प कुदिन प्राप्त होते हैं। लैंग्वेज टफ लगेगी, इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत। चांद्रमास माइनस सौर मास बराबर अधिमास होता है। इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं। अब इस सौर मास को अगर उधर ले जाए तो सौर मास का नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो अधिमास धन सौर मास बराबर चांद्रमास होता है। अब इसको पूरे इक्वेशन को 30 से गुणा कर दें तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अधिमास गुणे 30, 30 धन सौर मास गुणे 30 बराबर चांद्र मास गुणे 30। तो ये आ जाएगा अधिदिन धन सौर दिन बराबर चांद्र दिन। अर्थात हमने चांद मास माइनस सौर मास बराबर अधिमास को कन्वर्ट कर दिया दिन में। अधिदिन धन सौर दिन बराबर चांद्र दिन कल्प में। अब हमें मालूम है, ऊपर फार्मूले में बताया है कि अधिमास कितने हैं एक कल्प में? 159 करोड़ 33 लाख। इस अधिमास को 30 से मल्टीप्लाई किया तो अधिदिन मिल गए। धन कितने सौर दिन है? 1,55,520 करोड़ कितने सौर दिन है। इन दोनों को जोड़ा, जो योग मिला वो आया 4,776 करोड़ 60 लाख। ये अधि दिन और सौर दिन का सम है। और इसको चांद्र दिन में अधि दिन सौर दिन का सम है। और इन दोनों का सम जब हमने जोड़ा तो ये आया 1,60,266 करोड़ 60 लाख। ये चांद्र दिन प्राप्त हुए। तो अधिदिन का मान हमने निकाला एक कल्प का 4,776 करोड़ 60 लाख। और उसी तरह से सौर दिन का मान निकाला 1,55,520 करोड़, और दोनों को जोड़ा तो 1,60,266 करोड़ 60 लाख एक कल्प में चांद्र दिन उत्पन्न हुए। ये ऐसे सोचने में बहुत टफ लग रहा है, अगर ये फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही इजी, पहली बार में टफ लगेगा। तो जो हमने ऊपर बताया उसके लिए ये फार्मूला जो हमने यूज किया, प्लीज इसको लर्न कर लें। रवि भगड़ गुणे 12 बराबर सौर मास होते हैं। रवि का एक वर्ष में एक चक्कर होता है, तो उसमें महीने कितने हैं? 12 महीने। तो रवि भगड़ गुणे 12 बराबर सौर मास। अब चांद्र मास में से सौर मास घटाते हैं तो अधिमास मिलता है। अगर हम सौर मास को उधर ले जाएं तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो अधिमास धन सौर मास बराबर चांद्रमास। अब इसको 30 से गुणा कर दे पूरे इक्वेशन को, तो अधिमास गुणे 30 धन सौर मास गुणे 30 बराबर चांद्र दिन हो जाएगा। और अधिमास में 30 से गुणा करेंगे तो इसी को हम अधिदिन कहते हैं। सौर मास गुणे 30 को सौर दिन कहेंगे। और जो चंद्र का मास है उसमें 30 से गुणा करने से चांद्र दिन प्राप्त होगा। चांद्रमास और दिन छह ज्ञात करना। चंद्र वैसे ऊपर भी हम ज्ञात कर चुके हैं चांद्रमास, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं अलग तरीके से। चांद्रमास और दिन छह ज्ञात करना। अंतरम तरे चंद्र चक्रजम, इसका हिंदी में टीका है। चंद्र भगड़ में से सूर्य भगड़ घटाने से चांद्रमास संख्या प्राप्त होती है। चंद्र भगड़ में से चांद्रमास घटाने से सूर्य भगड़ प्राप्त होते हैं। नक्षत्र भगड़ में से रवि भगड़ घटाने से सूर्य सामान्य दिन प्राप्त होते हैं। इन सामान्य दिनों को चांद्र दिनों में से घटाने से 6 दिन प्राप्त होते हैं। शुरू के 3 फार्मूले ऊपर पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला निकाला गया है। तो चंद्र भगड़ माइनस रवि भगड़ बराबर चांद्रमास होता है, ये पीछे हम बता चुके हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्र भगड़ बराबर, अब रवि भगड़ को उस साइड में ले जाएं तो चंद्र भगड़ माइनस चंद्रमास बराबर रवि भगड़। भाई रवि भगड़ उधर ले गए वो पॉजिटिव हो गया, चंद्रमास इधर लाए नेगेटिव हो गया, तो चंद्र भगड़ माइनस चंद्रमास बराबर रवि भगड़, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब नक्षत्र दिवस माइनस सूर्य भगड़, जो हम ऊपर कर चुके हैं।
तो इससे हमें सावन दिन मिले थे। चंद्र दिन माइनस सावन दिन बराबर 6 दिन होते हैं। जो टोटल चंद्र दिन मिलते हैं, ऊपर चंद्र दिन निकालना बताया गया है, उसमें से सावन दिन निकालना भी बताएगा। तो चंद्र दिन माइनस सावन दिन, इसी को हम 6 दिन कहते हैं। और ये अगर एक कल्प का निकाल रहे हैं तो एक कल्प आएगा, एक वर्ष का निकाल रहे हैं तो एक वर्ष का आएगा। इदानीमन्यदाः इंदुमंडल गुणेन्दु गुणित 13, अर्थात इसका हिंदी में टीका क्या है? 13 गुणित रवि भगड़ को चंद्र भगड़ में से घटाने से अधिमांश प्राप्त होते हैं, और ग्रह भगड़ में से मंद शीघ्र उच्च भगड़ को घटाने से मंद या शीघ्र के केंद्र के भगड़ प्राप्त होते हैं। तो पहली लाइन 13 गुणित से लेके अधिमांश प्राप्त होते हैं, यहां तक का मतलब है चंद्र भगड़ माइनस 13 गुणे रवि भगड़ बराबर अधिमास। चंद्र भगण माइनस 13 गुणे रवि भगण बराबर अधिमास। ये एक फार्मूला है। कल्प के लिए निकालेंगे तो सब जगह कल्प लग जाएगा। कल्प में चंद्र भगण माइनस कल्प में रवि भगण गुणे 13 बराबर अधिमास एक कल्प में। और ये निकला कैसे? एक सौर वर्ष में सूर्य, जिसे हम पृथ्वी भी कह सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी को स्थिर माना गया है और सूर्य को चक्कर लगाते ही माना गया। तो जब भी सूर्य लिखा हो तो पृथ्वी इंटरनली आप समझें, अंदर दिमाग में, एक सौर वर्ष में सूर्य अर्थात पृथ्वी चक्र का एक भगण करती है या करता है। तथा चंद्रमा 13 भगड़ करता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, 13 चक्कर लगाता है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य अर्थात पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और सूर्य अर्थात पृथ्वी चंद्रमा सहित भचक्र में एक चक्कर एक वर्ष में लगाता है, अतः एक सौर वर्ष में चंद्रमा के 13 भगड़ हो जाते हैं। अतः एक वर्ष में सूर्य के 12 मास तथा चंद्रमा के 13 मास हुए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अतः एक वर्ष में सूर्य के महीने कितने आए? 12, पर चंद्रमा के 13 हुए, क्योंकि चंद्रमा के 13 भगड़ ही उसके 13 चक्र हैं, 13 मास है, क्योंकि उसका एक जो भगड़ होता है वही एक मास होता है। जबकि सूर्य के केस में ऐसा नहीं है। सूर्य का एक भगण उसके 12 मास होते हैं, चंद्रमा के 13 भगण उसके 13 मास होते हैं। इन दोनों का अंतर अर्थात चांद्रमास माइनस सूर्य मास का अंतर चंद्रमा का एक अधिमास हुआ। चांद्रमास माइनस सौर मास बराबर अधिमास। चंद्रमा का एक भगड़ एक मास तुल्य होता है, अतः एक सौर वर्ष में चंद्रमा के भगड़ अर्थात चंद्रमास 13 में से सौर मास 12 घटाने से एक अधिमास प्राप्त होता है। अब तक जो हमने बताया उसकी समरी आप यहां देख लें। नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसमें सूर्य और चंद्र के मान जरूर याद होने चाहिए। सूर्यमान कल्प सौर वर्ष या सूर्य भगण एक कल्प में कितने होते हैं? 432 करोड़। इसे हम 432 गुणे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। फिर कल्प सौर मास कितने होते हैं? एक कल्प में सौर मास, तो इसी नंबर को 12 से गुणा कर देंगे। कल्प सौर भगण अर्थात 432 करोड़ गुणे 12 बराबर 5184 गुणे 10 की घात 7। अब इसको कल्प सौर दिवस में कन्वर्ट करना है तो इसी नंबर को 30 से गुणा कर देंगे। कल्प सौर मास गुणे 30 बराबर आपको मिलेगा 1,55,000, 1,55,052। ये करोड़ गुणे 10 की घाटे 8 है। चंद्रमान कल्प चंद्र भगण, एक कल्प में चंद्रमा के कितने भगण हैं? तो यहां पे आप देख लीजिए, 5,77,533 गुणे 10 की घाते 5। अब यहाँ पे जो सिस्टम था, कॉमा के पहले करोड़ और कॉमा के बाद 10 लाख, ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारा कन्वर्ट कर दिया हमने क्या? पावर्स में। तो 432 गुणे 10 की घाते 7, 5184 गुणे 10 की घाते 7, 15,522 गुणे 10 की घाते 8। अब ये 7 8 जो नंबर हैं, अगर पावर 7 लगी है तो करोड़, 8 लगी है तो 10 करोड़। इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ चंद्रमान है, एक कल्प में चंद्रमा के भगड़ है 5,77,533 गुणे 10 की घाते 5।
एक कल्प में चंद्र के मास कितने हैं, आप इसको फार्मूले से निकालें, या अगर आपको चंद्रमा के भगण प्राप्त हैं तो उससे भी निकल आता है। तो कल्प चंद्र भगण माइनस कल्प सूर्य भगण, ये फार्मूला बताया था। एक कल्प में जितने चंद्र भगण होते हैं उसमें से कल्प में सूर्य भगणों को घटा दें तो आपको मिलता है एक कल्प में चंद्रमा के महीने, जो कि यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया 5,34,333 गुणे 10⁵5। अब उसी में एक कल्प में चंद्रमा के दिन कितने होंगे, तो इसी को 30 से गुणा कर दिया तो आपको मिल गए 1,60,000, 1,60,029,099 गुणे 10⁵6। अधिमास 6 दिवस एवं सावन दिन, इसकी भी वैल्यूज हमने निकाली हैं। कल्प में कितने अधिमास हैं, बराबर कल्प चंद्रमास माइनस कल्प सूर्य मास। कल्प में चंद्रमास आपने जो ऊपर निकाले हैं 5,34,333 गुणे 10⁵5 माइनस कल्प में सूर्य के मास कितने आए 5,184 गुणे 10⁵7। इन दोनों का डिफरेंस आया 15,933 गुणे 10⁵5। अब कल्प में 6 दिन या अवम दिन, ये होता है सावन दिन माइनस चंद्र दिन। सावन दिन आपने ऊपर कैलकुलेशन में निकाला है, कितना आया था 15,77,91,645 गुणे 10⁵4 माइनस 1,62,999 गुणे 10⁵6। इन दोनों का डिफरेंस आया 25,08,255 गुणे 10⁵4। ये नंबर्स काफी बड़े हैं, तो इनमें आप काउंटिंग करके ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे भूल जाता है। कल्प सावन दिन, फार्मूले से कल्प नक्षत्र दिन माइनस कल्प सूर्य भगण, तो इनकी वैल्यूज क्या है। कल्प में नक्षत्र दिन आपको पता था 1,58,000, 1,58,000 15,82,23,645 गुणे 10⁵4 माइनस 432 गुणे 10⁵7। इन दोनों का डिफरेंस आया 15,77,91,645 गुणे 10⁵4। तो सावन दिन, जब भी आप दिन निकालेंगे तो नंबर बहुत ही बड़ा आएगा, महीने निकालेंगे तो उसका 30वां हिस्सा आ जाएगा, फिर उसको वर्ष में निकालेंगे तो उसका 12वां हिस्सा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर घटते और बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन में आप देख के भी गेस कर सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। अगर दिन पूछा गया और नंबर बहुत कम आ रहा है तो इसका मतलब मिस्टेक हुई है, और अगर वर्ष पूछे गए हैं, भगड़ पूछे गए हैं और तब नंबर बहुत बड़ा है तो भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये उल्टा क्रम है। वर्ष पूछने में नंबर थोड़े से छोटे आएंगे और दिन पूछने में नंबर बहुत बड़े आएंगे। हालांकि दोनों ही केस में क्योंकि कल्प का कैलकुलेशन चल रहा तो नंबर हमेशा ही काफी बड़े हैं। लर्न करना थोड़ा मुश्किल है मित्रों, पर करना पड़ेगा। ये भगड़ा अध्याय चैप्टर में नंबर्स बहुत है। तो मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।